मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। दिन का आगाज़ आपका मुस्बत सोच के साथ भरपूर अंदाज में हुआ होगा। आजकल मौसम की चूंकि बात ज़्यादातर हो रही है, गर्मी शदीद पड़ रही है, हीट वेव जारी है, तो इस हवाले से हम भी अपने प्रोग्राम में रोज़ाना कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी मौसम के हवाले से पहले बात करते हैं कि चूंकि मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही है, मगर सख्त गर्मी में महकमा मौसमियात ने बारिश की खुशखबरी सुनाई है और 28 मई से यूं तक कहा यह जा रहा है जी कि बारिशों की पेशन गोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के साथ मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरावाला, सियालकोट में 28 मई से 1 जून के दौरान गरज चमक के साथ शहरबानो बारिश का इम्कान। तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इंतजार कर रही थी कि लाहौर का नाम भी आया, तो पता चला कि पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल और काड़ा, जबकि सिंध में कराची, ठट्ठा, बदीन और खैबर पख्तूनख्वा और हैदराबाद में भी 28 से 29 मई को बारिश होगी। अल्लाह करे मौसम में कुछ बेहतरी आए और गर्मी कुछ कम हो जी। अब ये भी कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम बेहतर होगा, लेकिन सिंध के हवाले से कहा जा रहा है कि सिंध का मौसम, क्योंकि ज्यादातर शहरबानो मैदानी इलाकों में जो है वो शदीद है मौसम, हीट वेव का यहाँ पे ज्यादातर खदशात हैं। और अगेन जब तक मौसम बेहतर नहीं होता तब तक वही एडवाइजरी, आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत आप घरों से बाहर ना निकलें। इमरजेंसी में निकलना है तो छाते का इस्तेमाल करें। अम्ब्रेला भी काफ़ी यूज़फुल होती है कि डायरेक्ट सनलाइट जो है, डायरेक्ट जो सूरज की तपिश है वो आपके सर को ना लगे। और अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई या अगर आपके सामने कोई शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार होता है तो फौरी तौर पर आपने उसे ठंडी जगह पे मुंतकिल करना है, उसे पानी पिलाना है और इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने एक्सपर्ट राय लेनी है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। बिल्कुल, ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो अजीम राना साहब ने आपको बताई और उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारी आपको पता होंगी। इसके अलावा जो लोग पैदल वॉक कर रहे हैं वो छाता ले सकते हैं, लेकिन जो बाइक पर हैं, साइकिल पे हैं, वो कोशिश करें कि कोई गीला कपड़ा अपने सर पर रखें और इस तरह से सफ़र करें। वैसे कोशिश करें कि बाहर ना ही निकलें, ये जो पीक का टाइम होता है धूप का। तो आगे बढ़ते हैं, एक और दिलचस्प खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमने देखा डाकू बड़े मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से डाके डालते हैं, लेकिन श्रीलंका में एक अपनी ही नोयत का एक अनोखा वाक़या सामने आया कि हाथी डाकू निकले। हुआ कुछ यूँ कि श्रीलंका के हाथी जंगल के साथ गुजरती हुई सड़क से लोग वहाँ से गुजरते थे और खाने के लिए हाथी जब गुजरते थे तो उनको कुछ चीजें डाल देते थे। ये तो शहर अभी हालात कुछ यूं हो गए कि अब जब लोगों ने डालना बंद किया है तो वो अब सामान गिरा के, गाड़ियां गिरा के अब वो चीजें खुद ले रहे हैं, खुद सामान ले रहे हैं और मामलात इतने खराब हो गए हैं कि कोई गाड़ी वहां से ऐसे नहीं गुजर सकती अनटिल अनलेस वो हाथियों को चीजें ना पकड़ाएं। टोल टैक्स जो हम देते हैं ना, ये हाथियों ने अपना टोल टैक्स। शहरबानो से पहले हम कहते हैं कि जी गन पॉइंट पे लूट लिया गया, तो क्या ये सूंड पॉइंट पे लूट लिया गया? गुड वन। क्योंकि लग तो यही रहा है। दहशत है ना हाथियों की कि अगर आपने नहीं दिया तो फौरी तौर पर आपकी गाड़ी उल्टा दी जाएगी। तो उसी खौफ से लोग वहां पर खड़े होकर अपना सामान अच्छा, इससे पहले जो महकमा जंगलात के जो लोग हैं अब वो ये कहते रहे, वहाँ के ऑफिशियल्स ने ये कहा भी है लोगों को बिल्कुल कि आप लोग जंगली जानवरों को खुराक ना डालें क्योंकि इस तरह उनको आदत पड़ जाती है। तो अब ये आदत देखें, अब खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है राहगीरों को। जब वो अजीम जाते हैं ना तो उनको जंगल में जाकर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने खाने को ढूंढना पड़ता है, उसके लिए एक प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। यहाँ वो सुकून से बाहर खड़े होते हैं, फौरी 5 मिनट बाद गाड़ी को रोक के अपना खाना लेते हैं, अपने बच्चों का खाना लेते हैं और अंदर जाकर फिर अपना लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेते हैं। तो ये आज की दिलचस्प। लेकिन ये वैसे शहरबानो लोगों को बड़ी एहतियात भी करनी चाहिए। जो लोग ये रूट इस्तेमाल करते हैं खास तौर पे, वो तो प्रॉपर कुछ ना कुछ अब खाने के लिए साथ जरूर लेके जाएं। ये ना हो कि आपके पास से निकले कुछ ना, क्योंकि ऐसे वाकयात भी होते हैं जब डाकू को कुछ मिलता नहीं तो चपेड़े चपूड़े तो पड़ जाती हैं। तो फिर ये बात है जी, तो अपना ख्याल रखें। बहरहाल जी अब आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामे की जानिब नज़र डालें तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब मुहाज़राई जारी है। अच्छी बात यह जी कि हुकूमत की जानिब से अब मुज़ाकरात की पेशकश कर PTI ने अपने रवैये में लचक दिखाई है। असद कैसर का बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर पहले तहफ़्फ़ुज़ात हमारे दूर किए जाएँ। दूसरी जानिब KP और वफाक में तलखियाँ कम होने लगी हैं। वज़ीर आला KP और वफाकी वज़रा के दरमियान भी एक ब्रेक थ्रू सामने आया। अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़रा से मुलाकातें की हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आवाम को रिलीफ देने के लिए वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। तो PTI के इस रवैये में अचानक तब्दीली की वजह क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना मुबश्शिर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। शहर बानो बिल्कुल ठीक है और हम खुश होते हैं जब आप हमारे शो में आते हैं।
थोड़ा सा वो मुझे लाइटर नोट पे चलता है हमारा शो। तो राणा साहब, जी जी, हुकूमती ऑफर पर असद कैसर का बयान सामने आ गया, थोड़ी सी लचक दिखाई गई है उनकी जानिब से। क्या लगता है, शदीद गर्मी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये बर्फ पिघल रही है? ये आंख लड़ी है बदोबदी, समझ आई? कुछ भी नहीं हुआ, राणा साहब मौका समझ मिले आई? कदो कदी। हाय हाय ओए होए। एक मौका मिले जबरदस्ती। अच्छा सर, ये जबरदस्ती मुज़ाकरात ये कराए तो गए? मैं बहुत गहरी बात कर दी आपने। नहीं ते होर की मतलब ताड़ा की मतलब इट वाज अ स्मूथ सेलिंग, नहीं इंज नहीं होंदा, मतलब अच्छा वो किधरों ने किधरों बदोबदी बिठाया गया है, फिर जाके काम होया है, इंज किथे होना सी, इंज अच्छा, मंदे ने। नहीं तो राणा साहब, यानी कि आपका कहना है कि बानी पीटीआई की मंशा नहीं थी इसके पीछे? नहीं, बानी पीटीआई देखें, बानी पीटीआई जो है ना हमेशा ये रिलीफ मांगते रहे कि जनाब हमें किसी ना किसी तरीके से हमारे जो बंदे हैं या खवातीन जो है उनको छोड़ दिया जाए सही। और हमारे जो केसेस हैं उनमें जरा लचक दिखाई जाए। तो लचक तो आपको नजर आ रही है, देखें एक एक साइड पे आपको लचक नजर आ रही है कि लचक ये है कि जनाब कि आपको किसी ना किसी तरीके से छोटे मोटे केसेस में रिलीफ मिलना शुरू हो गया इमरान खान साहब को, जी ठीक है, वो आपको नजर आ, ठीक है। और इसके साथ साथ कई केसेस ऐसे हैं जिसमें ग्रेजुअली जो है ना थोड़ी सी हीट जो है वो कम होना शुरू हो गई। ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ जी ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, जी जी। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ। ये लेकिन तो राणा चंगी साहब गल है ਉਹ राणा साहब, फिर होनी चाहिए ना बारिशां, थोड़े जे साडे हालात बेहतर ਹਾਂ होंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਬਸ नहीं होना चाहिए, तो सब तो ओह, लेकिन राणा साहब, अभी पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आ रही थी कि जब रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, जाहिर है ऑब्वियसली वो मेरिट पर है क्योंकि केसेस इस तरह के हैं, तो फिर ऑब्वियसली डिसीजन तो आएगा। ये बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा था बानी पीटीआई की जानिब से कि अब सड़कों पर आने की दोबारा से कॉल दी जाएगी अगर हमारे जो मुज़ाकरात है वो नहीं माने गए। तो आपको क्या लग रहा है कि अब वो मामला ठंडा पड़ जाएगा, जैसे मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकातें हुई? देखिए राज साहब, बड़ा एक जो मौसम है ना बड़ा काउंट करता है पॉलिटिकल सिनेरियोज पे जी भी। जी 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 जी। ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਐਡਵਾइस कर रहे हो लोगों ਨੂੰ कि बाहर ना निकलना, बिल्कुल सही छतरी बात छतरी है। ले, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है, लोग बाहर निकलेंगे इस वक्त? देखिए ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं आवाम को। और ये 100 रुपए का यूनिट हो जाना ना जो बिजली का, तो लोगों की चीका निकल जानिया ने, इस कोई शक नहीं, हाली भी निकलिया हुई है, बहुत निकल जानिया ने। तो 100 रुपए का यूनिट अगर बिजली का होएगा तो कितने जाएंगे लोग? बट देन अगेन यू नो द हीट इज सो, इट्स अ स्कॉचिंग हीट आउटसाइड। सो या वो एक सिनेरियो जो होता है ना, इट्स लाइक इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। सो अगर मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता, और मौलाना साहब का भी मौसम थोड़ा सा ठीक होया है वैसे, अच्छा, अच्छा उन्होंने भी थोड़ी जी ना एसी ਦੀ ਵਾਲ ਲਵਾਈ ਏ, ਤੇ चलो ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਲੱਥਿਆ ਹੋਇਆ है। लेकिन देन अगेन क्योंकि वो एक चीज होती है पॉलिटिक्स में भी, उसको बड़े मैं और की कवा कहना कहना रुक गया, चले लेकिन एनीवेज राणा साहब, ਉਹਨੂੰ ये कहते असद कैसर ब्रिज कह रहे हैं। बिल्डिंग कहते हैं। ब्रिज बिल्डिंग जो है ना, ब्रिज ब्रिज बिल्डिंग जो है बिल्डिंग। ना वो, ये ब्रिज बिल्डिंग हुई है मौलाना साहब के साथ। सो जो ब्रिज बिल्डिंग हुई है ना उसमें थोड़ा सा मैलो हुए हैं मौलाना साहब, लेट मी चलें, पुट इट ये दिस ये वे। तो एक अच्छी खबर दी आपने। राणा साहब, ये अभी असद कैसर कहते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? वो यही है ना तहफुजात सारे, ये तहफुजात यही है कि हमारे जो केसेस है उसमें थोड़ा सा हमें नरम रवैया रखा जाए, ठीक। जो उसमें जनाब किसी न बानी किसी पीटीआई की तरीके से रिहाई। रिहाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट बानी पीटीआई जो है ना रिहाई के मूड में नहीं है। अच्छा, वो हैप्पी ओवर देयर, वो अपनी तरफ से वो एडजस्ट हो चुके हैं उधर जेल के अंदर, इमरान खान एडजस्ट हो चुके हैं जेल के अंदर, और वो उधर वो ही इज हैप्पी। वो सारा वो हर रोज देखे ना मुलाकात हो जाती है उनके पॉलिटिकल जो उनकी हायरार्की है उसके जी। साथ, और वो मिल देते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस पास करनी होती है कर देते हैं। तो बाकी सब सत्ते खाने होर की है। तो राणा साहब, अब ऐसी सूरत हाल में आपको लग रहा है कोई ग्रैंड डायलॉग होने जा रहा है, तमाम सियासतदान एक पेज पर आएंगे और मईशत की बहाली के लिए फाइनली काम होगा? देखिए राना साहब, ये बहुत अच्छी बात है, सोच बड़ी अच्छी है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा ना
तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है, जिस तरीके से ये रोलर कोस्टर की तरह चलती है, और अगर ये इफ दीज ऑल दीज पीपल डोंट सिट अक्रॉस द टेबल, ऑल दीज लीडर्स, द पॉलिटिकल लीडर्स डोंट सिट अक्रॉस द टेबल एंड उसका कोई लॉजिकल एंड ना निकला, अगर मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात के लिए पहले तो बैठना चाहिए, फिर लॉजिकल एंड भी निकलना चाहिए, अगर नहीं सही। निकलता तो फिर आई पर्सनली थिंक दिस, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, आई डोंट सी दिस सिस्टम वर्किंग जी। ओह सही। अच्छा, ये एक तब्दीली होने वाली है, अभी मुस्लिम लीग नून में बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सदारत की कुर्सी पर अब नवाज शरीफ बैठने जा रहे हैं, तो क्या लगता है इससे सियासत में कोई तब्दीली आएगी? नून मेहरबान लीग एडा जोर दे के क्यों किया कि नवाज शरीफ, एडा जोर दे के क्यों किया ਤੁਸੀਂ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बैठने जा रहे हैं जी, और उस दे विच उन्होंने बैठना है, और क्योंकि ठीक है, क्योंकि एक जो ग्रुप है जो नवाज शरीफ साहब का वोटर है, सपोर्टर है, और पार्टी के जो लोग हैं, दे थिंक कि वोट जो था वो नवाज शरीफ साहब का था, जितना भी था, जितना भी इस बार मिला, वो वोट जो था नवाज शरीफ साहब का ही था, अच्छा। और किसी का नहीं। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने जो सीटें निकाली हैं, शहबाज शरीफ साहब की सीटों में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जितनी सीटें जीती उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा कि नहीं जी ये यहाँ से नहीं जीत सकते थे, ऐसी बात किसी ने नहीं की कि शहबाज शरीफ के बारे में। ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐसी जरूर बातें थी, बट देन अगेन वो एक डेप्थ में हम लोग चले जाएंगे। मैं ओवरऑल एक बात बताया तो यस, नवाज शरीफ साहब को बैठना चाहिए और सदारत में बैठना चाहिए था, और उसमें मेरे ख्याल में काफी बेहतरी आएगी नून लीग के लिए। सियासी साख बहाल अगर कर पाएंगे वो नवाज शरीफ, क्या लगता है आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वेले कोई चीज एज सच बेचना, यानी कि मुद्दा बेचना, कोई अपना स्टैंस बेचना, इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई स्टैंस बिक सके इस वक्त, जो लोग बैठे हुए इस वक्त बिल्कुल हुकूमत ठीक। में। कोई मुद्दा बिकना बड़ा मुश्किल काम है, इट्स वेरी टीडियस जॉब, क्योंकि दे आर मेकिंग सो हार्ड डिसीजंस, जिससे अवाम जो है वो दे आर वेरी अपसेट, और हेट्रेड बहुत ज्यादा है। सो वो उसमें अपना मुद्दा बयान करना या अपना केस प्ली करना वहां पे, और उनके दिलों में उतरना, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए जो इस वक्त बैठे हुए हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में। राणा साहब, वैसे अब आपके साथ मुलाकात या बात कह लें, ये तो 2-4 दिन के वक्फे के बाद होती है हमारी। अब खबर तो 1-2 दिन पुरानी है, लेकिन आपकी राय लेना मैं चाहता हूँ इस पे, डेफेमेशन लॉ से मुतल्लिक जो सूबा पंजाब के मुतल्लिक आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, डिफर्मेशन लॉ जो होता है ना, असल में होता ही ये था, हम लोग जब अखबार में काम करते थे, मैंने काफी अर्सा, कई साल दी न्यूज अखबार में काम किया, होता ये था कि सानू रोकण वास्ते ना, हम किसी के अगर अगेंस्ट खबर दे रहे होते थे, या हमारे पे पक्के पैरों पे भी अगर होते थे, तो वहां से वकील की तरफ से ना, उनके वकील की तरफ से जिसके खिलाफ कोई खबर होती थी या जी। किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होती थी, वहां से एक नोटिस आ जाता था वकील की तरफ से, नहीं जी 7 दिन के अंदर तक इन्हें माफी ना मंगी ਤੇ ਅਸੀਂ ऐसी तैसी कर देंगे, यदि अच्छा। फटियां बांध देंगे, ठीक है। उसमें होता ये था कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अखबार जो होता था, वो ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥਰਥੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। सही। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ कर दो, होता ही है नॉर्मली। Now coming back to this particular situation, जो अभी जी। की बात आप कर जी, रहे जी। हैं, तो इसमें ये है कि देखिए there are too much of ifs and buts। इसमें जो लोग पहले हुकूमत में नहीं थे वो इसके अगेंस्ट थे, जो अब लोग हुकूमत के अंदर हैं वो जी, जी, इसके जी। फेवर में है। So it's like a tricky situation। Basically ते गल एवे कि मेहरबानो भी गल ना करे, ते राणा साहब भी दोवें दोवें राणे नहीं, गल ना राणा करे। साहब अब बात ये कि ये लॉ होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि कुछ लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ जो पॉपुलर सियासी शख्सियात हैं उनके बारे में बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है। वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अब कुछ शिकें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर वाकई सवालात उठ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये सस्टेन कर पाएगा ये बिल, या इसमें अमेंडमेंट्स होंगी? क्या सिचुएशन लग रही है आपको? देखिए अमेंडमेंट्स तो इसमें नीडेड है, देयर अमेंडमेंट्स आर नीडेड इन दिस बिल, ठीक है। जब तक आप पक्के पैरों पे ना हो, जब तक आपके पास सबूत ना हो, आप जनाब किसी के खिलाफ खबर लगाना एथिकली मॉरली इट्स इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग, एग्जैक्टली। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जनाब किसी का जिदा दिल चाहे ओदी जनाब तुसी पगड़ी उछालो तो वो पे जाना ही है।
खुद ही ऐसी तैसी कर दो। नो, सही। रजा साहब, लेकिन एक सवाल मेरा भी ले लें कि पंजाब के अंदर ही क्यों हो रहा है, पूरे मुल्क में क्यों नहीं हो रहा? मेहरबानी तू चंद ही की है, मैनू ये दस दे एक दफा, मैं नहीं, ताकि शहर इनको शहर बानो। वो ये चाह रही है कि ना उनका शहर बानो। मेरे मेरे मेहरबानों याद आ गई सिर्फ। चलो, किसी दी बेटी याद आ गई, चलो मैं माफी चाह कोई मसला नहीं। लेकिन लाहौर जो है वो ठीक है। लाहौर ऐसा है कि लाहौर में इस वक्त ना सारा फोकस लाहौर में है, पंजाब लाहौर में है, मुस्लिम लीग वज़ीर आला नून लाहौर पंजाब में। की वजह से सारा फोकस इधर है। देखे वजीर आला पंजाब हो, उनके भी अगर खिलाफ कोई चीज जाती है बगैर सबूत के, सही। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है ना, कि चाहे लीडर हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एक पॉलिटिशियन हो, चाहे एक जर्नलिस्ट हो, ठीक है, किसी को नहीं पता होता पीछे महरकात क्या है। ठीक है, आप उसको उठ के एट द फेस, ऑन द फेस ऑफ इट, आप खबर छाप दें कि नहीं जी इंज हो गया तो उंज हो गया। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। ठीक है, और अमेरिका में मैं बाहर के अखबारों के लिए काम करता रहा हूँ। अमेरिका में ये होता है या बाहर के अखबारों में ये होता है कि आपको उसको चेक करना पड़ता है, काउंटर चेक करना पड़ता है, फिर 3-4 दफा चेक होता है, फिर उनका लीगल डिपार्टमेंट, लॉ का डिपार्टमेंट होता है, फिर उसको चेक करता है, फिर खबर छपदी है। सही। इत्थे ते जिस दिल चाहता है वो जनाब जो मर्जी यहाँ पे तो कर राणा दे। साहब वो फिर ब्रेकिंग न्यूज देने की एक दौड़ भी तो है ना कि कौन सा चैनल सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देता है। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ़लस्तीन में इजरायली दहशतगर्दी की। तो सहूनी हुकूमत अपनी डिटाई पर डटी हुई है और किसी आलमी इदारे को हम देखें कि बोलते हुए हम नहीं देख रहे, ना वो खातिर ला रही है। तो आलमी अदालत ने इसराइल को फौरी हमले रोकने का हुक्म दिया है, मगर इसराइली फ़ौज ने रफ़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ सहूनी फ़ौज ने मगरबी रफ़ा के अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीन कैंप में शदीद बमबारी की, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 75 अफराद से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने कैंप पर 2000 पाउंड वज़नी बमों का इस्तेमाल किया और उस वक्त गज़ा में एक बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है और रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइली फ़ौजियों का मुहासरा है। इमदाद बंद कर दी गई है, इंसानी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, अस्पतालों की खिदमात मुअत्तल हो चुकी हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों में 8 लाख अफराद वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, मजबूर हैं नकल मकानी करने पर। और इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 35,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हैं, 80,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। आलमी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप भी देख रहे हैं, पूरा आलमी मीडिया देख रहा है। अब तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो ना देख रहा हो, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जैसी वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह का ये हमला था। अब इस सूरत हाल पर सर क्या तबसरा किया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो 3-4 इसके अहम तरीन पहलू हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, जो दूसरी जंग अजीम के बाद एक आलमी निज़ाम मगरबी ताकतों ने, जो कि फातेह थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उन्होंने मुरतब किया, वो बेसिकली उसका खोखलापन और उसकी हकीकत जो है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो रही है। और गजा की वॉर जो है वो सिर्फ फलस्तीनियों के साथ जुल्म सितम की एक कहानी नहीं है, बल्कि वो मगरबी इस्तेमार और उसकी मोरल और इंटेलेक्चुअल और सियासी बैंकरप्सी का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि जो आलमी निज़ाम दूसरी जंग अज़ीम के बाद मगरबी ताकतों ने मुरतब किया, उसके 3 सतून थे। एक सतून अक़वाम मुत्तहिदा था कि जनाब तमाम दुनिया के जो डिस्प्यूट्स और इश्यूज हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन अंदाज में तय करेगी, सॉल्व करेगी। दूसरा सतून जो था वो आलमी क़वानीन थे, जेनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन और इस तरह के दूसरे, जिसके जरिए से जो जालिम है उसको सजा दी जाएगी, मजलूम के हक को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और तीसरा सतून जो था वो ह्यूमन राइट्स की बात थी कि जनाब इंसानी हुकूक की तमाम मज़ाहिर और फिक्र और कौमों और रंगो नस्ल से बालातर होके न सिर्फ प्रोटेक्शन की जाएगी बल्कि एहतराम किया जाएगा। तो गजा का जो आज महाज है जनाब, वो इन तीनों जो आलमी निज़ाम के जो मगरिब ने मुरतब किया दूसरी जंग अज़ीम के बाद, उसके तीनों पिलर जो हैं
उनकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई है कि न सिर्फ वो नाकाम है इंसानी हुकूक मोहम्मद अली साहब, यहाँ पर तो ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, ना कोई एक स्पेसिफिक मुल्क, बल्कि पूरी इंसानियत ही सर फेल होती नजर आ रही है। अब आपको क्या लग रहा है कि इसकी आउटकम क्या हो सकती है? ये कब तक ये मामला चलेगा और ये कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो मामला है ये दूर तलक जाएगा और इसकी आलमी, इलाकाई और खुद फ़लस्तीन और इसराइल के मुस्तक़बिल पे बहुत गहरे और अनमिनट असरात मुरतब होंगे। आलमी सतह पे जिस तरह मैंने कहा कि गजा के इस तनाज़े में पूरी दुनिया के सामने मगरबी ताकतों की जो मोरल, इंटेलेक्चुअल और सियासी बैंकरप्सी है उसको एक्सपोज कर दिया है। तो अब जो आलमी बरादरी है और खुसूसन डेवलपिंग वर्ल्ड और मुस्लिम उम्मा, उसकी तवक्कुआत जो है मगरबी ताकतों से, वो मैं समझता हूँ ज्यादा हकीकत पसंदाना हो जाएंगी और उनकी तवक्कुआत अब इस तरह नहीं रहेंगी कि जनाब आप हमारे मसले सॉल्व करा देंगे। दूसरी बात ये कि इलाके में, खित्ते में, मशरिक वुस्ता में भी जो ताकत का तवाजुन है उसमें तब्दीली आ रही है। आपने देखा कि गजा के फलस्तीनी भाइयों बहनों को किन ममालिक ने सिर्फ सफारती मदद प्रोवाइड की, किन्हों ने उनको इंसानी इमदाद प्रोवाइड की और किन्हों ने उनको हथियार प्रोवाइड किए। तो ये भी वो हकीकत है जिसको दुनिया और हमारे फलस्तीनी भाई कभी नहीं फरामोश सैयद मोहम्मद अली साहब, इस सारी सूरत हाल में एक चीज है वो ये है जी जी कि जनाब हमारे फलस्तीनी भाइयों ने ये साबित कर दिया है कि कितना भी जुल्म हो वो अपने मौकिफ पे, अपने उसूल पे, अपने हक से एक मुसलमान जो है वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो वो दस्तबरदार। साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। हमने इस सारी सिचुएशन में देखा कि इजराइल को अगर कोई एक मुल्क कन्विंस कर पा रहा है पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे हम देखते हैं तो वो अमेरिका है। तो आपको क्या लग रहा है कि तमाम इस्लामी ममालिक में क्या अब इतनी सख्त भी नहीं कि ये सब मिलकर सिर्फ अमेरिका को कन्विंस कर लें कि वो इजराइल को रोक दे ऐसे हमलों से, क्योंकि और तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आती है? देखिए, अगर गैर जज्बाती और हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक इस वजह से हूं कि अमेरिका बहुत सारे मुसलमान मेजॉरिटी आबादी की जो रियासतें हैं उनके ऊपर, ये रियासतें जो हैं अमेरिका के ऊपर सियासी, दिफाई और माशी एतबार से डिपेंडेंट हैं। तो जो रियासतें जो हैं और उनकी हुकूमतें अमेरिका के ऊपर सियासी, दिफाई और माशी एतबार से डिपेंडेंट हैं, वो बदकिस्मती से फलस्तीनियों की कोई माली या दिफाई मदद करके अमेरिका की गलत जो है नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। ये बिल्कुल लेकिन सैयद मोहम्मद अली साहब, ईरान को हमने देखा कि इतने सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने इसराइल के खिलाफ कदम उठाया और फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाते रहे, साथ दिया उनका। अरब ममालिक दीगर जो हैं अगर उनकी बात करें तो वो क्यों नहीं उनके साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ कोई आवाज़ उठा सकते हैं या इसके खिलाफ कोई अमल दरामद करवाएं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और यही बात मैंने इसी जानिब इशारा किया कि ईरान चूंकि अमेरिका के ऊपर सियासी, दिफाई और माशी एतबार से डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो अमेरिकी सैंक्शंस का एक विक्टिम है, इसलिए उसको पता है कि जो फलस्तीनियों की मदद है, उनकी माली और दिफाई मदद है, वो कर सकता है और उसकी कीमत अमेरिका उससे नहीं वसूल कर सकता। लेकिन जो रियासतें जिसमें मुसलमान आबादी अक्सरियत में है वो अमेरिका के ऊपर दिफाई और माशी एतबार से डिपेंडेंट हैं, वो समझती हैं कि फलस्तीनियों की माली या मादी या दिफाई मदद जो है उनको अमेरिका की नाराजगी मोल लेने के मुतरादिफ होगी। अलबत्ता मैं इसमें एक बात का इजाफा ये करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे अब अमेरिका में इलेक्शन करीब आते जाएंगे तो मैं तवक्को ये करता हूँ कि खुद जो इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको इस बात का एहसास बढ़ रहा है कि इसराइल की मुकम्मल पुष्टपनाही जो है वो बिल्कुल अमेरिका में इंतखाबात आ रहे हैं, चेंज ऑफ कमांड के बाद देखना पड़ेगा सिचुएशन किस तरफ जाती है। मोहम्मद अली साहब, वक्त की चूंकि किल्लत है, मैं चाहता हूं कि अगर आप जल्दी से सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, फिर इसके बाद एक और ज़रूरी सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। और सवाल ये सर कि क्या सिर्फ अब सिर्फ इस बात पर इत्तफाक करना चाहिए कि चेंज ऑफ कमांड होगी तो जंग रुक जाएगी, दैट वुड बी इनफ, या जो इंसानी जो जिस तरह से इंसानियत को यहाँ पामाल किया गया है उसका भी अब कोई हिसाब होगा?
देखिए 3 बातें हैं जो आपके सवाल के जवाब में मैं कहूंगा। पहली बात ये है कि हमें इस तनाज़े से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि जो आज के दिन बहुत अहम है वो ये कि जनाब है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। मुसलमान जो है जब मुश्किल में होता है तो उसकी मदद को कोई नहीं आता। तो ये वो सबक है जो हमने 1971 में पाकिस्तानी कौम ने सीखा, जिसके नतीजे में हम एटमी ताकत बने, जिसको आज हम 26 साल के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो सबक है कि पूरी दुनिया के दबाव प्रेशर के बावजूद हमने एटमी सलाहियत हासिल की, ताकि हमारा वो हशर ना हो जो इराक, लिबिया, फिलिस्तीन का हो रहा है। इसलिए ये सबसे बड़ा सबक पाकिस्तानी कौम को है। दूसरी बात ये जी मोहम्मद अली साहब, आज जैसे कि आपने कहा कि एटमी ताकत बने हुए हमें 26 बरस मुकम्मल हो चुके हुए हैं, तो कितनी अहमियत है इसकी अगर हम बात करें, इस जौहरी ताकत की पाकिस्तान में कितना अहम था ये होना, और स्ट्रेटजी के तौर पर अगर देखें तो कितनी अहम ये डेवलपमेंट थी उस वक्त के हिसाब से, और अभी इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए 3 बातें। पहली बात कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में मैं समझता हूँ आज का दिन जो है यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन है, जिसमें न सिर्फ हमारी कौम और हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान वाहिद मुसलमान एटमी ताकत के तौर पे उभरा, जिसने हमारे दुश्मन की तमाम साजिशों को खाक में मिला दिया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी कहा गजा के हवाले से, आप इराक को देखें, फलस्तीन को देखें, शाम को देखें, यमन को देखें, कुवैत को देखें, अफगानिस्तान को देखें, इन तमाम मुसलमान ममालिक में और पाकिस्तान में जो बुनियादी फर्क है वो एटमी सलाहियत है। हमने 1971 के तल्ख तजुर्बे से ये सीखा कि हम किसी दूसरी कौम के ऊपर एतबार नहीं कर सकते अपनी दिफा के लिए। हमें अपने दिफा के लिए अपने जोरे बाजू पे इन्हिसार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये मेरा पैगाम है कि जब पाकिस्तान कौम ने ये साबित किया कि जब उसकी सियासी क़यादत, उसकी दिफाई क़यादत और उसकी साइंटिफिक कम्युनिटी मिलके दुनिया के तमाम तर प्रेशर, दबाव और सैंक्शंस के बावजूद कोई चीज हासिल करना चाहती है तो कर सकती है। ये वो अप्रोच है जो अगर हम अपने माशी मसाइल को हल करने के लिए भी अपनाएं तो कोई वजह नहीं है जिस तरह हम एटमी ताकत बने हम एक माशी ताकत बन के भी उभर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त गजा में जो बिलखसूस हाल है उसे मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया। और जो पॉइंट अहम मुझे समझ आया शायद बानो सैयद मोहम्मद अली साहब की कन्वर्सेशन से, वो तो यही है कि अब अमेरिका में जब इंतखाबात आएंगे, जिस तरह से जब कमांड होगी तो ही मामला किसी जानिब होते हुए नजर आएंगे। और जाते जाते तो नहीं है नाज़ीम, ये तो हल नहीं है कि अमेरिका में अगर कुछ होगा तो फिर फलस्तीनियों के लिए आसानी होगी। अनफॉर्चुनेट, लेकिन है जी सिचुएशन ऐसे। मुसलमान जो मुल्क हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनको होश के नाखून लेने होंगे, एक होना पड़ेगा। जब मुसलमान ममालिक 57 ममालिक जब एक होकर सामने आएंगे तो फिर ये इस तरह के जो छोटे मोटे दुश्मन हैं इनको जवाब देना कोई मुश्किल नहीं होगा। एक नाज़रीन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा। इस सेगमेंट में हमारी रिसर्चर नक्श काजी हमारे साथ होती हैं और वो हर बार कोई ना कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च लेके आती हैं, तो आज उनसे पूछते हैं। तो वेलकम करते हैं आपको। नक्श, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए आप क्या लेके आई, कौन सी रिसर्च लेके? आज इंशाल्लाह टॉपिक अच्छा होगा। ये क्या था? ये क्या था? ये फिंगर क्रॉस्ड। हाँ, आपने सुना फिंगर क्रॉस्ड? हाँ बिल्कुल। सुपरस्टिशन। यस, ठीक है। आज हमने बात ही यानी कि सुपरस्टिशन तो हम परस्ती। यस, आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है। और ये टॉपिक जो है इसकी साइंटिफिक, मतलब जो आपकी सुपरस्टिशंस है उनकी साइंटिफिक कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ये इलॉजिकल होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि आप डिफरेंट चीज़ों की वजह से इनको मानने लगते हैं। आपके क्योंकि बड़े कह गए या वो प्रैक्टिस उस तरह करते थे तो आपने भी उसको फॉलो कर ली, या आपको पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमने सुना है तो हमें लगता है कि ऐसे होना चाहिए। क्योंकि ना लोग ना बेसिकली सुपरस्टिशंस जो ना लक से जुड़े होते हैं, ठीक है, गुड लक या बैड लक से। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन उसी से होगा, ये इसका कनेक्शन भी उसी तरह, ठीक है। तो होता ये है कि लोग, क्योंकि लक एक ऐसी चीज़ है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारा फ्यूचर हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या होना है कैसे। लेकिन एग्जाम्पल जो हमारे माशरे में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो हम क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या तो उनका इल्ज़ाम
किसी और चीज़ पर डाल देते हैं, या ये सोचते हैं कि ये करने से ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कहेंगे ये काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अब ये रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल दो। और अगर नहीं बदला और कुछ हो जाता है, देखिए आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ रहेगी पूरा दिन, ठीक है, कि आज काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। उस बेचारी मिस्कीन को पता भी नहीं होगा, लेकिन इल्ज़ाम सारा उस पर आएगा जब भी कुछ बुरा होगा। अच्छा नक्श, ऐसा भी तो होता है कि आपने नई ड्रेस पहनी और किसी ने मिलके बड़ी तारीफ कर दी और आप जाते ही वो कहीं गिर गए और वो ड्रेस फट गई या उसको कोई दाग लग गया, तो तब भी बंदा कहता है यार ये हाँ जी, नजर लगा दी, इसने देखा ही, नजर इज रियल, नजर इज रियल। लेकिन फिर वही बात है कि डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट बिलीव्स होते हैं और हर कोई हर उसको बिलीव को नहीं मानता। तो ये चीज़ भी खैर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको उस तरह से डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसमें ये होता है कि जब कोई कुछ कहता है ना, आप इसको इस तरह से समझें कि जब कोई कुछ कहता है ना तो हमारे बैक ऑफ माइंड में वो चीज़ रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, सीजर्स खाली नहीं चलाएं, लड़ाई हो जाएगी। अब सीजर का क्या ताल्लुक है किसी लड़ाई अच्छा, से? नेल अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है। नाखून काटने से भी कुछ लोग कहते हैं शाम को नहीं काटने चाहिए या इस तरह से। वो भी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, वुड को नॉक करना, ये दैट वाज टच वुड, सुना है? टच वुड ये भी होता है। हाँ, जब कोई कहते हैं कि आप तो आज बड़ी प्यारी लगी, टच वुड। हाँ, लिटरली हाँ होता है। सही बात है, टच वुड। वो उस ये दिस इज फ्रॉम दिस इंग्लिश ब्रिटिश कल्चर, जिसमें ना वुड को नॉक करने से गुड लक निकलती। और वो नेक्स्ट नंबर 13 का भी तो है, 13 नंबर 13 का भी है। कुछ में नंबर 13 को जो है वेस्टर्न उसमें समझा जाता है बुरा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उनके रूम्स या उनके फ्लोर्स नहीं होते। इसी तरह जो जापानीज़ या जो चाइनीज़ हैं वो नंबर 4 को उस तरह बुरा समझते हैं, तो उनके नंबर 4 का कोई ज़्यादा अमल कुछ नहीं होता। नंबर 4 वो नहीं रखते, नहीं, उसका तीसरे के बाद डायरेक्ट पांचवा फ्लोर। हाँ, ऐसे करते हैं। कलर्स को भी ऐसे करते हैं, कलर्स को भी ऐसे करते हैं कि जी ब्लैक कलर नहीं पहनना। जैसे आप देखो शादी के मौके लड़कियों को ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है, लेकिन हम शादियों के मौके पे नहीं पहन सकते क्योंकि ब्लैक कलर नहीं ब्लैक नहीं पहनना, ठीक है। शगुन के तौर पे हाँ बदशगुनी हो जाती है। अब शगुन। अभी देखिए जब कोई नई गाड़ी लेते हैं तो नीचे काला कपड़ा बांधा होता है, ये जूते वाला बड़ा फनी होता है। तो वो भी ना बताना चाह रहे थे कि जी हमारी जो है ना चीज जो है उसमें नजर ना लग जाए। ये देखिए ये क्या हो गया मेरे साथ, नजर लग गई है, देख लें। हाँ, तो वो फिर इसी वजह से फियर ऑफ अननोन की वजह से आपको पता ही नहीं है आप किस चीज से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप डर रहे हैं। जो लोग मैजिक पे यकीन करते हैं वाले घर नहीं जाना चाहिए, वहाँ से आपको कुछ लग जाता है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं, फियर ऑफ अननोन ना, ठीक है। और जो लोग मैजिक पे भी यकीन करते हैं वो भी सुपरस्टिशंस को मानते हैं। जैसे अगर उनका बच्चा नहीं, मतलब इफ ही और शी इज शोइंग सम टेंट्रम्स और अच्छा बिहेव नहीं कर, नजर लग गया या इसने ना वो कर दिया, जादू आया हुआ मेरे बच्चे पे, बड़ा अच्छा था, मेरी सारी बातें मानता था, पता नहीं इसको किसी नौकरी बांध दी, पैसे बांध दिए, पता नहीं क्या क्या बांध दिया। हाँ, उसमें फिर ये कि फिर रिलीजियस डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों की शिफायत मिलती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। टूटे हुए सितारे को देख के कुछ लोग, टूटे हुए सितारे को फिर पता लगा जी सितारा ही नहीं है वो, यही बात है, ठीक है, वीजा ना लगे सफरी बंदिश है बस। अच्छा, खारिश राइट हैंड में इचिंग होगी तो पैसे आएंगे, लेफ्ट में होगी तो निकलेंगे, यस, ठीक है। इसके बारे में पैरों पे होगी तो जो आपकी मैग्नीशियम की अगर आपकी बॉडी में कमी होती है तो आपकी आंख जो है वो फड़कना शुरू कर देती है। आप ये बताएं, रिसर्च आपने की या हमने की है? देखिए ये तो हमारे सुपरस्टिशंस तो हर जगह ही है ना, ये तो इसीलिए मेरा दिल था कि आज हम इस पे करते हैं बात, क्योंकि ये सारी इलॉजिकल मुझे लगता है आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप बताएं सुनो पाकिस्तान के पेज पर आके कि आपके एरिया में ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो इससे मिलती है, कौन से सुपरस्टिशंस पे आप यकीन रखते हैं, हाँ, और आपके साथ होती भी रहती है। लोग गुड लक चार्म्स यूज करते हैं, ये 4 क्लोवर लीव जो होता है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो गुड लक है। कुछ लोगों के नंबर्स होते हैं कि ये मेरा नंबर्स होते हैं, लकी नंबर होता है, खैर वो फिर उसमें चला जाएगा, एस्ट्रोलॉजी और इस तरह की चीजों में आ जाएगा। उसको अगर ना भी बात करें, मेरा लकी पेन, इससे मैं पेपर दूंगा तो मेरा पेपर बड़ा अच्छा होगा। ये लोग करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी तो हो सकता है, साइकोलॉजिकल है ना, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल है। जो चीज आपको बेसिकली ये होता है क्यों है कि जब आपने ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस की होती है ना एक चीज़, तो वो आपके यकीन में बदल जाती है। जैसे कि अगर मैंने एक दफ़ा एक पेन से लिखा जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, दूसरी दफ़ा भी लिखा मुझे लगेगा ये पेन में कुछ है, ठीक है, वो मैं अपने आप को छोड़ के ना उसके ऊपर यकीन करने लगूंगी, ठीक है, कि हाँ इसकी वजह से वो होगा। इसका सोल्यूशन है कोई? इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी ना बहुत डीप रूट्स हैं कल्चर में, हिस्ट्री में, कुछ रिलीजन से भी निकल आती हैं, और क्योंकि वो पास ऑन हो रही होती हैं, आप अगर कोशिश भी कर रहे हो
हो ये सकता है कि आप ना यकीन करें, जैसे काली बिल्ली आपको पता है कोई फर्क नहीं है, नंबर कुछ से लोग कोई ये भी फर्क नहीं करते है। हैं कि नया घर बनाते हैं तो टूटा हुआ मटका रख देते हैं ऊपर, वही ना, कि नजर ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसमें ये ना मुझे लगता है कि इसका इसलिए कुछ आप अपने तौर पे कर सकते हैं, आप खुद एक स्टेप उठा सकते हैं कि आप ये करें कि नहीं जी इससे कुछ नहीं होता, और आप आगे भी कोशिश करें कि बच्चों पे भी आप देखो, बच्चों को भी एक चीज़ हैमर करो ना तो बच्चों के जहन में बैठ जाती है। ज़ाहिर है बच्चे तो वही फॉलो करेंगे जो उनके पेरेंट्स कर रहे होंगे। लेकिन कैसे हम डाल रहे हैं, हम ऐसे ही डाल रहे हैं ना, जैसे ये जो है ये टूथ फेरी जो है, रियल नहीं है टूथ फेरी, लेकिन जब हम बच्चों को कहते हैं आप दांत रखेंगे तो पैसे आएंगे, तो वो मानते चले जाते हैं उस बात को कि हाँ ऐसा होगा, अनलेस कि वो उनका वो ठीक है। बहुत शुक्रिया नक्श, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था आज आपका कि ना यकीन किया करें, अपने इर्द गिर्द जितने भी सुपरस्टिशियस लोग हैं इनसे दूर रहें, और इस तरह की सुपरस्टिशंस बातों से दूर रहें, और तो हम परस्ती से दूर रहें तो खुश भी रहेंगे और मामलात भी सेट रहेंगे, दिमाग भी सेट रहेंगे। आज 28 मई है, आज कौमी तारीख का एक अजीम दिन, आज बहादुरी, गैरत और अज़म से जीने का दिन है। आज पाकिस्तान को जौहरी ताकत बने हुए 26 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन पाकिस्तान ने दुश्मन पर अपनी जौहरी सलाहियत की धाक बिठाई और अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। 11 और 12 मई को जब भारत ने 5 धमाके किए तो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को इसका भरपूर जवाब दिया। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि दोपहर 3:40 पर चागी के पहाड़ों पर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ, जमीन लर्ज उठी। पाकिस्तान ने यके बाद दीगर 6 एटमी धमाके किए जिसकी आवाज अमेरिका से लेकर भारत तक सुनी गई। चागी के पहाड़ों से पाकिस्तान की अन की ऐलान हुआ तो ना सिर्फ मुल्क की सरहदें महफूज हुई बल्कि दुश्मन के अजाइम और तकब्बुर भी खाक में मिल गया। इस दिन पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत बनकर उभरा और दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया कि खबरदार, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को फोड़ दिया जाएगा। एटमी कुव्वत बनने पर कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक पाकिस्तानी कौम दीवानावार खुशी से झूम उठी। पूरी कौम सड़कों, गलियों, चौकों, चौराहों पर निकल आई और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा रेज हो गई कि इस रोज अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिस एटमी कुव्वत से नवाजा, दुनिया इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कौम अपने हीरोज की याद ताज़ा करने के लिए 28 मई का तारीख साज दिन मनाती है जिसे यौम तकबीर का नाम दिया गया है। आज पूरे मुल्क में यौम तकबीर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और वतन अजीज के दिफा को मजबूत बनाने के लिए कुर्बानियां देने वाले अजीम शोहदा को जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया जा रहा है। यौम तकबीर के मौके पर आज मुल्क भर में आम तातील का ऐलान भी किया गया है। सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से पैगाम जारी किए गए हैं और पूरी कौम को मुबारक दी गई है। इस तारीखी लम्हे पर हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो इत्तेहाद का पैगाम आम करें, एक दूसरे के साथ बैठें और मुल्की मसाइल को हल करें और वतन अजीज़ के लिए आगे बढ़ें और आगे का सोचें। आज के दिन की मुनासबत से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने हुए आज 26 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। पूरी कौम आज यौम तकबीर मना रही है। आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है? जी, सबसे पहले तो जितने भी साइंसदान इसमें बशमूल डॉक्टर कदीर खान जिन्होंने लीड किया इस प्रोग्राम को, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी बदौलत, उनकी आइवस शबाना रोज मेहनत की वजह से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना। और 28 मई इस लिहाज से इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया। ऑलरेडी इस पे न्यूक्लियर पावर तो अब बन चुके थे लेकिन टाइम आ गया था। उसका बैकग्राउंड आपको पता होगा कि 11 और 13 मई के दरमियान भारत ने पोखरण में 5 एटमी धमाके किए और भारत 1974 में ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुका था। जी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर था और साइंटिस्ट पे भी। बड़े कम टाइम में ये फिर अरेंजमेंट की गई। चागाई ने फिर देखा 28 मई को कि पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए और जब पूछा गया प्राइम मिनिस्टर से कि 6 क्यों, तो उन्होंने कहा जी एक जो आपने 74 में किया था उसका भी जवाब दे दिया गया। जी, तो हर लिहाज से इसमें साइंसदानों की एक्सपर्टीज है, मेहनत है। और एक और बात, ये ऐसा प्रोग्राम था या है जिस पे तमाम पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की कंसेंसस रही। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब मरहूम ने इसको शुरू किया, उसके बाद साइंटिस्ट की एक टीम बनाई गई और फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे वो डिक्टेटर थे चाहे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लीडर थे, जिसमें शाह खान साहब हैं, फिर उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद जो है अपना सक्सेसिव गवर्नमेंट जो बाद में जरदारी साहब। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पे कोई शक नहीं है क्योंकि कौम की सर्वाइवल का मसला था, तो इसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बड़ी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो भी 7-8 मुल्कों के पास है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान टॉप 7-8 मुल्कों में आता है। अगर डिटर्मिनेशन हो, अवाम कुर्बानियां देने को हमेशा तैयार होती है। अगर लीडरशिप डिटर्मिनेंट हो
तो ये जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी ब्रिगेडियर साहब, सिंस यू बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझ समेत जितने भी नाज़रीन अब देख रहे हैं, कि जब भारत ने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान का उस वक्त में एटमी धमाके करना कितना जरूरी था? जी, इसमें आपको याद होगा कि ये 1998 मई में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी साहब उनके प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद एक आई वुड से थ्रेट्स का तूफान भारत से बर्पा किया गया। पाकिस्तान को बड़ा चढ़ाया गया था, हमें याद है, मैं उस वक्त एक मेजर था, और इसमें बड़ा टॉन्ट किया गया जी कि आपके पास अगर है तो डिस्प्ले करें, और शायद मतलब वो ब्लफ कॉल करना चाहते थे। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने बड़े कम टाइम में और इतना ज़बरदस्त रिस्पांस था। अगर आप टेक्नोलॉजी देखें तो इस वक्त भी अगर आप कैलकुलेट करें, जाके आप गूगल पे सर्च कर लें, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत से आगे है। माइंड यू, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें नंबर ऑफ वॉर हेड्स और क्वालिटी ऑफ वॉर हेड्स बहुत बेहतर है। और अभी जहाँ पे हम पहुँच गए, तो हर लिहाज से 1998 का अगर आप देखें, जो जज्बात थे वो आई वुड से आसमान को छू रहे थे, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने डिस्प्ले किया कि हम, और फिर इसका जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है 3 दफा, जिसकी चूंकि से एक डिटरेंस क्रिएट की, 3 दफा इसका डिस्प्ले हो चुका है। इसमें 2002 पहले कारगिल हुआ, डिस्पाइट के नया पाकिस्तान न्यूक्लियर बना था स्टेट, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट, भारत आगे नहीं बढ़ सका और उसको शिकस्त हुई। फिर 2002-3 में एक बहुत बड़ी भारत ने फौज आके खड़ी की हमारे बॉर्डर्स पे, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। फिर स्विफ्ट रिटॉर्ट में जब एयरफोर्स का एक्सचेंज हुआ तो हमने उनका ज्यादा नुकसान किया, बल्कि हमारा अल्लाह के फल से कोई नुकसान नहीं, और भारत फिर एस्केलेट नहीं कर सका। ब्रिगेडियर साहब, आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों की पहली और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत और कुव्वत बनकर उभरा। बतौर जौहरी ताकत पाकिस्तान कितना स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और उस वक्त था, और मुंह तोड़ जवाब देना कितना जरूरी था दुश्मन की आंख में आंख डालकर? जी, इसमें आई थिंक अगर इस्लामिक वर्ल्ड या वो इशू को देखें तो ये पाकिस्तान का जो क्रेडिट्स को बड़े फख्र से देखा है। आप मिडल ईस्ट चले जाएं, अभी हालिया दिनों में मैं टर्की में था, उसमें आप अफ्रीका में चले जाएं, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड बड़े फख्र से इस चीज़ को बयान करते हैं कि वी हैव वन कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और डिटरेंस है, और काफ़ी कंट्रीज समझते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में उनकी मदद भी कर सकता है। तो इस लिहाज से एक इस्लामिक न्यूक्लियर प्रोग्राम के तौर पे भी देखा जाता है। इस पे डिफरेंट राय है, कई लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें इस्लामी ममालिक की हेल्प भी शामिल है। अगर आप डॉक्टर कदीर खान का देखें किस तरीके से उन्होंने इसके लिए एफर्ट की, या जो गवर्नमेंट्स थी, तो उसमें काफ़ी मिडल ईस्ट से हमारे दोस्त ममालिक ने भी सपोर्ट की। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि इस वक्त जो स्टेचर है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप देखा कि वॉरफेयर का दौर है, ईस्ट यूरोप में लड़ाई लगी हुई है, इस तरह मिडल ईस्ट में है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कौमों की जिंदगी में कि आप पास इतना दिफाई साजो सामान हो। और भारत में बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, उनकी कन्वेंशनल फोर्स बहुत बड़ी है, $80 अरब से ज्यादा का बजट है साल का, कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का, तो उस फौज का क्या फायदा है। और इसमें आई थिंक एक मेजर चीज जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस है, और ये आई थिंक पाकिस्तान की बड़े फख्र की बात है। ब्रिगेडियर साहब, अब 26 साल हो गए सर इस वाक़े को, ये बताइएगा कि अगर इंट्रोस्पेक्टिवली एनालिसिस किया जाए सारी सिचुएशन का, कितना सफ़र पाकिस्तान ने तय किया और अभी कितना बाकी है? ये अगर टेक्नोलॉजी देखी जाए तो ये काम काफ़ी पीछे चला है। तो 60 से हमारा आप कह लें जिस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी बुनियाद रखी गई यूब खान के टाइम पे, लेकिन इसमें इम्पीटस आया जब भारत ने धमाके किए, तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हिस्टोरिकली रिकॉर्ड और डॉक्टर कदीर खान अपनी बहुत बड़ी जॉब छोड़ के आए अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे उनको मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते थे, और उन्होंने पूरा डेडिकेट किया, फिर एक टीम बनी, और फिर उसमें फौज का किरदार भी, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी, जितनी सिक्योरिटी थी, कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की, जहाँ पे सारा प्रोग्राम संभल किया गया। और अभी अल्लाह के फजल से इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्शन पूरे पाकिस्तान में अभी इस पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हमारी लोकेशन जहाँ से आप, फिर अभी आ जाता है कि आप कितना एरिया कवर करते हैं। अभी इस वक्त अल्लाह के फजल से जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसमें आप भारत के अंडमान आइलैंड्स तक कवर करते हैं, और मेनली हमारा चूँकि हरीफ जो है भारत ही है, किसी दोस्त मुल्क के अगेंस्ट हमारा ये प्रोग्राम नहीं है, तो भारत जो है बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। फिर इसके अंदर 3 डायमेंशनल कह लें या ट्राइडेंट कैपेबिलिटी है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के पास है, हमारी स्पेस के अंदर अभी डेवलपमेंट आपने देखी, आज भी सैटेलाइट लॉन्च होने की बात हो रही है, नेविगेशन सिस्टम्स हैं, तो बहुत ज्यादा आई थिंक एडवांस्ड है। और मिसाइल प्रोग्राम में अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी वाइज, और न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत से आगे है। ठीक, तो ब्रिगेडियर साहब, एशियन टाइगर बनने का जो एक ख्वाब पाकिस्तान का और मुस्लिम उम्मा के हवाले से जब हम बात करते हैं बिलखसूस, तो उसमें बतौर लीडरशिप जो किरदार अदा करना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
इसमें आई थिंक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इससे पहले मेंशन हुआ एक इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इस पे अबूर पा सकते हैं और उसमें दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, आई थिंक एशियन टाइगर बनने के लिए अगर आप कौम का प्रोग्रेस देखें, अवाम का जो कैरेक्टर है, जो मेहनत है, बाहर आप जाएं, अभी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, हर जगह लोग तारीफ करते हैं। सिर्फ लीडरशिप ठीक हो, उसके बाद आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी 80s में आपने हासिल की तो आई थिंक एनीथिंग, स्काई इज द लिमिट, और कौम डिलीवर कर सकती है। और सिर्फ इसमें लीडरशिप का सिंसियर होना, फोकस होना, भी जिस तरह IFC का मेंशन 5-6 बड़ी टेक्नोलॉजीज और एरियाज हैं जिन पे फोकस है। ब्रिगेडियर साहब, अब चूंकि 28 मई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से और आज ना सिर्फ दुनिया को बिलखसूस भारत को भी जो मैसेज देना चाहिए वो ये कि जो बारहा बात की जाती है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको उस पर सवाल उठा के ये कहा जाता है कि जी पता नहीं कि जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो सेफ हैंड्स में है या नहीं है, तो कितना मजबूत और कितना सेफ है हमारा दिफाई निज़ाम? आई थिंक अभी तो दिफाई निज़ाम बहुत आगे जा चुका है। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा, जब जंग जाओ का टाइम था और उस वक्त शायद हम कोई बिल्कुल इनिशियल स्टेज में थे, 1980s की बात है, और भारत ने जब फौजें इकट्ठी की थी बॉर्डर पे तो उन्होंने एक छोटा सा पैगाम दिया था। तो आई थिंक अभी 88 से अगर आप देखें यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट नाउ, जिस आपने मेंशन किया, बेशुमार टाइम गुजर चुका है। तो कैपेबिलिटी अल्लाह के फजल से है, बाकी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आपके ख्याल में खुदा न खास्ता ये ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वीर के इस अहम दिन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा और पाकिस्तान इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा, ये हमारी दुआ भी पाकिस्तान के साथ है, और हमारी जो जितनी भी फोर्सेस हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। बात करते हैं कुछ सेहत की, तो दिन भर जिस्मानी और जहनी मुशक्क़त की वजह से थकावट का एहसास होना नॉर्मल बात है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, वो कोई मुशक्क़त काम भी नहीं करते, हर वक्त जिस्मानी और जहनी थकावट का शिकार भी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात भर पूरी नींद करते हैं अपनी 8 आवर्स या फिर 10 आवर्स, लेकिन उसके बावजूद जब वो सुबह उठते हैं तो उनका जिस्म अकड़ा हुआ होता है, जहनी तनाव का शिकार होते हैं, जहनी तौर पर उनको सुकून नहीं मिल रहा होता, बॉडी जो है वो बॉडी एक हो रही होती है और भरपूर जो है तरीके से बीमारी उनको महसूस हो रही होती है, लेकिन वो बीमार नहीं होते। बिल्कुल, तो इस सारी सिचुएशन बिल्कुल इस थकावट की वजह क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ज़हनी अमराज के माहिर और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद जमील साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? थैंक यू, आई एम गुड। डॉक्टर साहब जी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बुनियादी सवाल है हमारा कि सारा दिन थकावट महसूस करना बगैर किसी जिस्मानी मुशक्क़त के, या आपने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया आप लेकिन आप थकावट महसूस करते हैं बिला वजह, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी आपको बातें बता सकता हूँ। पहली बात तो बड़ी सिंपल सी है, जो लोग एनीमिक होते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, खासतौर पर औरतें, उनमें ब्लड की कमी मर्दों से ज़्यादा होती है। तो अगर एनीमिक होंगे तो उनका कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो दे विल फील टायर्ड। एक कॉमन वजह होगी। अच्छा, दूसरी वजह ये हो गई कि जिन लोगों को पट्ठों की या मसल्स की कोई बीमारी हो, दैट कुड बी वन कॉज। नंबर 3, इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जिनका ताल्लुक आपकी मेंटल स्टेट से होता है। जी। अगर आप एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में हैं, असल में थकावट से ज़्यादा आपका विल नहीं होता कि मैं कोई काम करूं, तो लगता है कि जिस तरह ना मैं बस बैठा हूं तो बैठा ही रहूं, लोगों से इंटरेक्ट करने भी दिल नहीं चाहता, लेथार्जिक फील करते हैं। लेथार्जिक। तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक जो मैं समझाऊं एक और एंगल से, वो ये है कि देखिए, आपने भी कहा कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, सही, हम सबके। अच्छा, वो क्लॉक हमें कहती है कि इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठो, और अगर आप इतनी नींद करोगे तो सिर्फ नींद अगर आपकी अच्छी होगी तो कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन आपकी नींद में सिक्रीट होंगे, वो फिर पूरे दिन के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इसी तरह ये क्लॉक आपको बताती है कि इतने बजे आपने नाश्ता करना है, इतने बजे आपको खाना खाना चाहिए, इतने बजे वर्जिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, या सबकी सिमिलर है? नहीं, और हम फॉलो नहीं करते? नहीं, हाँ, ये होता ये है कि ये क्लॉक हर एक अपनी खुद बनाता है। सही। जिसको 9 बजे सोने की आदत है, उसको ऑटोमेटिकली 9 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है। ऐसे जो 12 बजे, आजकल जो लोग 1-2 बजे से पहले सोते नहीं है,
तो उनकी क्लॉक ही यहाँ पे सेट होती है। तो यू जस्ट हैव टू फिर आपको इसको मेहनत करनी पड़ती है और आप उसको लाना लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आजकल कुछ यंग, मोस्ट ऑफ द टाइम यंग लोगों में ये क्लॉक सेट है कि पूरी रात ही जागते हैं ऑलमोस्ट, हाँ। और दिन को सोते हैं। हाँ, आई थिंक इसके बहुत नुकसान हैं, बिकॉज जो नींद आपको रात को आती है उसका नेमल बदल कोई नहीं है। और रात को जो आपको नींद आती है इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे ब्रेन में चूंकि मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, सही। ये नींद का एक केमिकल है, और ये हमारी बॉडी में तब सिक्रीट होगा कि जब अंधेरा होगा। अब देखिए अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है कि जब सूरज गुरूब हो रहा है तो अंधेरा होना शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू हुआ। गाँव में जब हम रहते थे या रहते हैं तो वहाँ पे इशा के बाद इतना अंधेरा हो जाता है कि इतना मेलाटोनिन हो जाता है कि लोग सो जाते हैं। अच्छा, सुबह जब सूरज निकलता है तो मेलाटोनिन गायब होना शुरू हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे घरों में मेलाटोनिन कहाँ से हमारे दिमाग में पैदा होगा? हर वक्त तो रोशनी है, हर वक्त तो टीवी है, हर वक्त तो मोबाइल है, और मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है, तो इसलिए हमें वो जो जेन्युइन स्लीप होती है वो नहीं मिल पाती। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ जेन्युइन स्लीप, कमरे में गुप अंधेरा करें और अपने सारे जो गैजेट्स हैं स्विच ऑफ करें। इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड स्लीप, और फिर आप सोएंगे, आपकी स्लीप ऐसी होगी कि उसमें सारे कंटेंट्स पूरे होंगे, एंड व्हेन यू विल गेट अप इन द मॉर्निंग यू विल बी फ्रेश। और डॉक्टर साहब इस सारे अमल के लिए बाहर भी रात होना जरूरी है या दिन के टाइम पे भी? ये उसूली तौर पे तो रात ही को, लेकिन दिन को भी अगर आप इतना अंधेरा कर सकते हैं। अब देखें ना, कुछ लोग हैं जैसे हमारे, आप लोग हो गए, मीडिया से ताल्लुक है, जर्नलिस्ट हैं हमारे, और बहुत से लोग हैं जिनकी ड्यूटीज ही सारी उम्र रात को होती है, तो देन दे कैन स्विच इट ओवर टू द डे। लेकिन उसी तरह का अंधेरा हो, उसी तरह का सुकून हो, शोर ना हो फिर। हाँ, अच्छा, एक और बात जो मैं बता दूं, बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि हम जब सो के उठते, उसूली तौर पे तो सो के उठते हैं तो आपको फ्रेश होना चाहिए ना। जी। तो बहुत से लोग हैं, हम कहते हैं कि हमारा जिस्म दुख रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसे अपने साथ भी कभी ऐसे प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जी। एक तो जिन लोगों को गेंठिए की शिकायत होती है, उनका जिस्म अकड़ा हुआ होता है सुबह सो के उठे। तो किस चीज की शिकायत? गेंठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है। तो उसके अंदर तो खास तौर पे जो हाथ है, इनकी उंगलियां बंद नहीं हो रही होती, मुट्ठी बंद नहीं हो रही होती, पेन होती है। या आप अम्मियों को देखिएगा ज़्यादा बड़ी उम्र में। अच्छा, उसके बाद थोड़ा देर कोई 15-20 मिनट वो चल फिर लें तो बेहतर हो जाती है। अच्छा, दूसरा, जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है और जिनको फाइब्रोमाइल्जिया होता है, जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद की क्वालिटी, कच्ची नींद और पक्की नींद। हम पक्की नींद में इतना नींद कर रहे हैं, नींद आना शुरू हो गई। नहीं, सही बात है, कच्ची नींद और पक्की नींद का बड़ा फर्क है। ये मेडिकल जुबान में इसको रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप कहते हैं। सही। सो इफ यू डोंट हैव अ गुड पक्की स्लीप, तो फिर आप जब सुबह सो के उठते हैं यू विल नॉट बी फ्रेश। ख्वाब भी देखते रहते हैं फुल टाइम। बिल्कुल सही बात। ख्वाब को मैं बता, ख्वाब आप हमेशा कच्ची नींद में देखते हैं। रेम स्लीप जो होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, पक्की नींद में नहीं देखते। हर आदमी 90 मिनट पक्की नींद में रहता है और फिर 20 मिनट्स कच्ची नींद में जाते हैं। तो रेम, उसमें 20 मिनट्स में वो ख्वाब देखता है। सर, आपकी मौजूदगी से भरपूर फायदा उठाते हुए एक सवाल मेरे ज़हन में आया, और इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ये अपने इर्द गिर्द बहुत फील किया है लोगों को। सर, प्रोफेशन का कितना असर पड़ता है कि हम जिस टाइप का जॉब कर रहे हैं उसका हमारी नींद के हेल्दी होने से, हमारे ब्रेन के हेल्दी होने से कितना फ़र्क पड़ता है, और हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम लोग कोई हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार भी रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, आप जो प्रोफेशन, आपकी डिमांड होती है ना प्रोफेशन की। अब देखिए, मैं फिजिशियन हूँ, तो फिजिशियन जो होता है ना, वो भले 8 बजे उठ जाए, थोड़ा लेट भी हॉस्पिटल चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सर्जन होता है ना, उसको टाइम, उसने 7:30 बजे थिएटर के अंदर होना है और शो कर रहा होना है या मुस्कुरा रहा होना है। सो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आप लोगों ने मॉर्निंग शो करना होता है। इफ यू विल नॉट हैव अ गुड स्लीप और आप लेट उठते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी, मैं बच्चों को भी कहता हूँ, कबाहत होती है ना, वही होती है, जो काम आपने करना है ना, उससे पहले अगर आपको आधा घंटा मिल जाए तो आप फ्रेश अप हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ ये होता है कि हमारी फील्ड में अब न्यूज़ भी चल रही है, मॉर्निंग प्रोग्राम भी है। अब सब हमारी अनकॉन्शियस में या सब कॉन्शियस में, जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड होती जा रही है। हम लोग डेली बेसिस पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ है, और बड़ी मतलब डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं,
कोई भी अच्छी खबर नहीं है और एक अरसे से मैंने अपनी एंकर बरादरी में बहुत देखा है, अरसे से सब लोग एक इस साइकिल में इन्वॉल्व हैं। तो कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, नींद अच्छी आना, फिर हमारी जो हमारे बैक एंड पे लोग काम करें, प्रोडक्शन जो फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स हैं, मतलब रन ऑन। देखिए, इसका पूरे सवाल का छोटा सा जवाब है, डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू पीपल हु आर नॉट इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली, एंड डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू न्यूज़ व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू यू। मतलब क्या हो रहा है, किस सियासतदान ने क्या कर लिया, मतलब आपको क्या लेना देना। एग्जैक्टली, आप तो उसको सरसरी पढ़ो और भूल जाओ, नो नीड टू गेट इनटू इट। आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। सही। सो माइंड योर ओन बिजनेस, अच्छा यू विल बी डॉक्टर हैप्पी साहब, मैन। जवाब दिया आपने। इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि जैसे हम अगर हम और हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये हमें क्या मसाइल है, यानी नींद पूरी नहीं हुई या फिर कोई बीमारी का शिकार हो गए हैं, सुबह उठते हैं पूरी बॉडी एक हो रही है, कमर में दर्द है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है कंधों पे पड़ रहा है, तो कैसे हम इसको आई थिंक differentiate जिन करें? लोगों को कंटिन्यूसली ये रहता है और वो बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं करते, कोई ऐसा काम भी नहीं करते, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डायग्नोज में रखते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोज में, फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया इज़ अ कंडीशन इन विच यू नो यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड और यू हैव एन एंग्जाइटी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एंग्जाइटी आपके पट्टे खिंचाव में चले जाते हैं, और ये लड़कियों में ज़्यादा होता है। और ये बॉडी में बहुत से स्पॉट्स होते हैं, लाइक गर्दन हो गई, कमर हो गई, ये कोनियाँ, कलाइयाँ, यू नो, एंड सो जब आप उठते हो, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक तो नींद अपनी पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं, वाइटामिन्स का इस्तेमाल करें, और वाइटामिन्स नेचुरल फॉर्म में लें, फ्रूट्स के फॉर्म में लें, वेजिटेबल्स के अंदर लें, घी का इस्तेमाल कम करें, कम करें, और कम से कम देखिए, एक्सरसाइज भी दो किस्म की होती है। कई औरतों से जब मैं कहता हूँ ना, पेशेंट्स आती है ना कि आप कुछ काम किया करें या वर्जिश किया करें, तो कहती है हम सारा दिन वर्जिश करती हैं, वो जो घर का काम है इससे ज़्यादा वर्जिश किया, वो वर्जिश नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो वर्जिश होती है कि आप दिमाग में नियत बनाएं कि मैं वॉक पे जा रही हूँ, प्रॉपर वर्कआउट हो, तब आपकी बॉडी में ब्रेन से एंडोर्फिन सिक्रीट होंगे, दैट विल रिड्यूस योर पेन एंड दैट विल मेक यू हैप्पी। सही। लेकिन अगर आप घर का काम करेंगी, मुशक्कत करेंगी, तो फिर एंडोर्फिन नहीं सिक्रीट होंगे, फिर बल्कि आपकी थकावट पैदा होगी बजाय रिलीफ होने के। और डॉक्टर साहब, जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स की सूरत में लोग कंज्यूम करते हैं, वो कितना ज़रूरी है? बिल्कुल आप ले सकते हैं, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है। और आफ्टर 40 तो कहते हैं लेना ही, मेरा ख्याल है हाँ, कोई हर्ज भी नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ जिस तरह यू नो स्टैंडर्ड, अभी आप देखें ना, ईटिंग हैबिट चेंज हो गई है ना। जी हाँ, आप देख लें, रात को पिज्ज़ाज आते हैं, रात को डिलीवरीज आती हैं, जी जी जी, फास्ट फूड, और रात मिडनाइट को 2 बजे तक आ रही होती हैं, फिर मंचिंग होती है, जी जी, फिर आप मूवी देख रहे होते हैं, तो मैं बच्चों को ही Snacks होती है, स्नैक्स चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फॉर अ हेल्दी लाइफ, यू नो, 3 थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड: गुड स्लीप, 20 minutes exercise, plenty of water, and again, ignore people who create fuss for you, सही। and ignore news which just create a turmoil in your brain. और डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन में लाइफ इतनी फास्ट है, आपने हर चीज़ के लिए एक भागम भाग है, इस सारी सूरत हाल में आपने फोकस्ड आप किस तरह रह सकते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव आप किस तरह से रख सकते हैं? देखिए, आप जिंदगी में प्रायोरिटी बनाए ना, और आप ये अपने जहन में बात पक्की बना लें। दिस इज हाउ आई डू। मुझे बहुत से इश्यूज हैं, हमने तो कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, आप इंस्पिरेशन है डॉक्टर साहब। मैं ऑलवेज से, यू नो, इफ यू थिंक पॉजिटिवली, जो आपने लूज कर दिया, जो नुकसान हो गया, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मूव फॉरवर्ड। अब मैं रोता रहूं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी टांगें खराब, तो मैं क्या, मेरी आंख नहीं, मेरा ये नहीं, तो मुझे वापस वो चीज़ें नहीं आएंगी ना। मेरा कोई लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस, तो वापस नहीं आएगी। मूव ऑन, लुक फॉरवर्ड, मेक अ प्रायोरिटी, मजीद आगे क्या कर सकते हैं? हाँ, और एक और आप पैदा कर, ये मैं आपको लास्ट वर्ड इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ कि जो टेनिस की बॉल होती है ना, उसको आप दीवार पे मारें तो वापस आती है। आपकी जो सोच होती है ना, आई स्वेयर, इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, वो आप कायनात में फेंकें, यानी योर थॉट्स, इट विल कम बैक। इट विल कम आप फेंकें विद पॉजिटिविटी, खूबसूरत बात, इट विल कम बैक। जितनी शिद्दत से फेंकेंगे उतनी शिद्दत से वो वापस आएगी। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर की आपने डॉक्टर साहब। बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 जारी है। मुल्क की तारीख में पहली बार
पाकिस्तान की फुटबॉल टीम क्वालिफायर्स राउंड 2 में पहुंची है। राउंड 2 में पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन और ताजिकिस्तान के साथ ग्रुप जी में शामिल है। कौमी टीम अब तक 4 मैच खेल चुकी है। पाकिस्तान को अभी तक कोई कामयाबी तो नहीं मिली, मगर कौमी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। राउंड 2 में पहुंचना ही पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान अपना 5वां मैच सऊदी अरब के खिलाफ 6 जून को खेलने जा रही है। तारीख में पहली बार सऊदी अरब की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और मैच के लिए कौमी टीम का इस्लामाबाद में भरपूर प्रैक्टिस सेशन जारी है। इस हवाले से तैयारियां कैसी चल रही हैं, इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं कौमी फुटबॉल प्लेयर हसीब खान और तौकीर। आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इस बड़ी अचीवमेंट के लिए। तो क्या कहेंगे आप, किसको क्रेडिट देंगे अपनी इस अचीवमेंट का? फुटबॉल एक टीम गेम, तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट से कि किसी एक इंडिविजुअल का क्रेडिट था, लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम जब से मतलब बैन लिफ्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तो जो पहली प्रेजेंटेशन थी पाकिस्तान टीम की, उसका एम यही था कि प्रिलिमिनरी वर्ल्ड कप क्वालिफायर को जीतना है। तो ऑब्वियसली इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे। फिर 14 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद बहुत सारे कम्पिटिटिव फ्रेंडलीज पाकिस्तान ने खेले, बहुत सारी उनमें हिस्सा लिया, एंड फाइनली आई वुड से द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज द अराइवल ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, जिन्होंने आकर टीम को एक बहुत ही डिफरेंट मेंटालिटी और एक डिफरेंट फेज़ में डाला। ही सिलेक्टेड अ वेरी पर्टिकुलर स्क्वाड जो कि उनके रोल्स को और उनको फिट करते हों, और ऑब्वियसली आई वुड से कि ही हैज़ अ ह्यूज रोल इन इट, बट ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट एज वेल एंड ऑल ऑफ द प्लेयर्स ऑफ कोर्स। उनके बगैर तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, जिन्होंने गेव इट देयर एवरीथिंग ऑन द फील्ड, और कैम्बोडिया जैसी टीम को अवे ड्रॉ दिया और होम में 1 गोल करके जीता। जी, आप दोनों से सवाल है मेरा कि तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो 6 जून को मैच होने जा रहा है। साहब, मैच की तैयारियां कैसी चल रही हैं? एक नहायत ही कम्पिटिटिव टीम है। हमने अपने अवे मैच सऊदीया में खेला था। इट वाज अ गुड कंपटीशन जो लड़कों ने डाला, लेकिन इस बार आई हैव सीन के कोच ने ही हैज़ अ डिफरेंट प्लान इन प्लेस, एंड वी आर ट्रेनिंग मोर फिजिकली। बॉयज़ जो हैं वो अभी रिसेंटली चैलेंज कप से वापस आए हैं, दे आर मोर इन शेप, और सारे जो लड़के हैं तैयारियां ऑन गोइंग हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो जो न्यू प्लान है, इस करंट प्लान पे जो है ना अपना 100% दें और उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हों। एंड द असिस्टेंट कोच सर त्रिशम, ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस विद दैट। तो आई वुड से कि तैयारियां एक नहायत ही पॉजिटिव उसकी तरफ रवा। ठीक है, तो हसीब एंड तौकीर, सऊदी अरब एक अच्छी टीम है, उनसे मुकाबला करने के लिए, टफ टाइम देने के लिए कोई स्ट्रेटजी आपने प्लान की है? क्या हिकमत अमली होगी? सब टीमों को फ़ायदा होता है होम ग्राउंड का और होम क्राउड का। जैसा कि होम क्राउड जो है आपका 12वां प्लेयर होता है। जब आवाम हमें ग्राउंड में देखने के लिए आती है, चीयर्स करती है, प्लेयर्स बूस्ट होकर काफ़ी अच्छा खेल का मुजाहरा करते हैं, और यही ग्राउंड है, यही होम ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट की है। और मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो हमें मैच देखने के लिए आएँ और चीयर्स करें, ताकि प्लेयर बूस्ट होकर काफ़ी अच्छा गेम कर सके। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हसीब हैं तौकीर आपके लिए कि पाकिस्तानी टीम के लिए भरपूर खेले और पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे। यही तो हम सब भी चाह रहे हैं कि अब फुटबॉल क्रिकेट के अलावा भी जो दीगर स्पोर्ट्स है उसमें भी पाकिस्तान आगे बढ़े। जी, तो हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के टैलेंट की। तो पाकिस्तान के हीरोज़ की शहरबानो बात करेंगे। बिल्कुल, आज एक ऐसी हीरो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिल्म साज हैं और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन डायरेक्टर बुशरा सुल्तान साहिबा। हाल ही में अमरीकी बिजनेस मैगजीन फॉर्ब्स में उन्होंने दुनिया की 62 शख्सियात में अपना नाम शामिल किया है। वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें आर्ट्स गैलरी में भी शामिल किया गया। बुशरा सुल्तान अपने आर्ट के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ को उजागर कर रही हैं। उन्होंने अपने आर्ट के ज़रिए दिखाया कि किस तरह नौजवान लड़कियों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। तो उनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं। बुशरा साहिबा, कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहेंगी अपनी इस कामयाबी पर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस यही कि एक तो ये बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और दिल से खुशी हो रही है। अच्छा बुशरा, ये बताइए अपने काम के बारे में बताएं। सबसे पहले तो बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा यूनिक आर्ट है आपका। ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आपके काम की नौइयत क्या है? हमारे नाज़रीन को समझाएं ज़रा। मेरा जो काम है वो बेसिकली इस तरह का है कि मैं बहुत ज़्यादा उस पे काम करती हूँ, लाइक कॉन्सेप्ट्स पे काम करती हूँ जी। मैं कॉन्सेप्ट्स बनाती हूँ और फिर उनको डायरेक्ट करती हूँ।
तो ये मेरा काम है और इसकी नौयत जो है वो बड़ी उस तरह की है। फिल्म मेकिंग है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। सही। और मेरा जो काम है जिस तरह का मैं करती हूँ उसके अंदर लाइक आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा काम के अंदर रिसर्च मैटर करती है। तो बुशरा, आपकी इंस्पिरेशन क्या है और रिसर्च के लिए आप किन सोर्सेज को खंगालती हैं? बहुत सारे, जिस तरह अगर लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई आइडिया आए तो मैं सबसे पहले लाइक उसके ऊपर रिसर्च करूंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट मतलब इंटरनेट से बुक्स, रेफरेंसेस, ये सब चीज़ें कलेक्ट करके उस आइडिया को इकट्ठे जोड़ूंगी कि क्या उसके अंदर कोई सच्चाई है जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, उसमें कोई सच्चाई है कि नहीं। बुशरा, हमें पता चला कि आपने एक कैंपेन भी चलाई गुड़िया नाम से, उसका मकसद क्या था, स्टोरी क्या थी उसके पीछे? गुड़िया के ये स्टोरी है कि उसके अंदर 2 पहलू हैं। सही। एक जो पहला पहलू है वो ये है कि हम औरतों को, दुल्हनों को स्पेशली, जिनका वो दिन होता है उसके अंदर उनको बस सजा के हर चीज़ उनकी डिक्टेटेड होती है कि आपने बोलना इस तरह है, बैठना इस तरह है, खाना इस तरह है, तो वो कुछ भी मतलब अपने आप से नहीं कर रही होती। दुल्हन को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप, एक तो या ये फिर एक है लड़की को? क्या चीज? दुल्हन की बात कर रही हैं या फिर एक लड़की की प्रॉपर लाइफ की बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये वैसे जनरली भी ये बात है कि हमारे मुल्क में मतलब हम उसकी स्ट्रिप अवे, लोगों की आइडेंटिटी को स्ट्रिप अवे कर देते हैं और उसको डिक्टेट करते हैं कि तुमने ऐसे करना है, वैसे करना है, वरना सोसाइटी क्या सोचेगी। और हमारा जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि शादियों पे कपड़े नहीं आते, लोग नहीं आते, कपड़े आते हैं। तो कि मतलब इतना मटीरियलिज्म आ चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हमें बस ये चीजें ही नजर आती हैं। अच्छा बुशरा, अपने आर्ट के जरिए आप अपने इर्द गिर्द जिस तरह के मुआशरती मसाइल जो देख रही हैं, बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से, सिर्फ आप उन्हें हाईलाइट करना चाहती हैं या कोई सेट टारगेट है आपका, कोई पैगाम है जो आप पहुंचाना चाहती हैं, कोई सोल्यूशन भी है इसके साथ? देखिए, आर्ट जो है ना बड़ी सब्जेक्टिव होती है, समझ जिसकी कुछ हर किसी के लिए नहीं होती है, किसी को समझ आ जाती है, किसी को नहीं आती है। इसका जो है ना मैसेज यही है कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होनी चाहिए। बेशक कोई उसको सही कहता है, कोई गलत कहता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन जरूर शुरू होनी चाहिए कि हाँ, क्या ये सही हो सकता है, क्या ये गलत हो सकता है। तो सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन होनी जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी जो है ना एज ए नेशन मार रहे हैं। हमें हर कोई बनना है सिवाय अपने आप। तो वो चीज आई थिंक हमें उस पर वर्क करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, हमें वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बुशरा मौजूद थी और उन्होंने बताया कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जब वो फोटोग्राफी बनाती हैं या फिर वो इसके साथ दीगर चीज़ों को फिल्म मेकिंग करती हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ख़वातीन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ख़वातीन ही मेरा होती है कॉन्सेप्ट की, उनकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी आगे लेकर जाए। शायद एक और अहम बात जो बुशरा ने की वो ये की कि उनका बुनियादी तौर पर अभी मकसद अपने आर्ट के ज़रिए जो है वो ये है कि मुआशरे में कम अज़ कम कन्वर्सेशन शुरू हो, जो मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल बिलखसूस ख़वातीन को लेकर जो है उस हवाले से बातचीत होना शुरू हो। तो हमारे साथ बुशरा मौजूद थी। जब आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करते हैं, खूबसूरत लोगों की तो हमने बात की, हीरोज़ की बात की, तो पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करते हैं। तो दुनिया की बुलंद तरीन खूबसूरत चोटियों से पाकिस्तान भी माला माल है। नागा पर्वत से लेकर राका पोशी तक बेशुमार ऐसे दिलकश पहाड़ और ग्लेशियर हैं यहाँ पर जो वतन अजीज़ की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। पाकिस्तान के कोहे हिंदुकश, कोहे हिमालय और कोहे कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले तस्वुर किए जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ हैं। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान को पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है। ये पहाड़ी सिलसिले कोह पैमाओं के लिए हैं। कोहे कराक्रम में वाक़ केटू पाकिस्तान की पहली और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी बुलंदी 8,611 मीटर है। बिल्कुल, केटू का इलाकाई नाम शाहगोरी है, जिसका मतलब है कि पहाड़ों का बादशाह। केटू को सबसे पहले 2 इतालवी कोहपेमाओं ने 31 जुलाई 1954 में सर किया था। केटू को सर करना दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को
सर करने से भी ज़्यादा मुश्किल तरीन तस्वर किया जाता है। K2 पर अब तक सिर्फ 246 कोहिमा इसको सर कर चुके हैं, और जबकि माउंट एवरेस्ट को अब तक 2238 अफराद सर कर चुके हैं। इसके साथ साथ K2 के बहुत से नाम भी हैं, जिनमें हम बात करें तो छोगुरी है, किंग माउंटेन है, बिल्कुल शुमाल का बादशाह भी कहा जाता है। ये हर पाकिस्तानी की खुशकिस्मती है कि दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हमारे मुल्क में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ये तीनों पहाड़ी सिलसिले जब आपस में मिलते हैं, सहर अंगेज एक मंजर पेश करते हैं जो सारी दुनिया में यकता नज़र आता है। और इन अजीम पहाड़ों का दिलकश मंजर देखने वालों के लिए, सयाहों के लिए, दुनिया भर के लिए एक पाकिस्तान का अलग ही मंजर पेश करता है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, कदर करें, प्यार करें अपने मुल्क से। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।